नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन मतलब सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा। संविधान के निर्माताओं ने उनके जहन में ये बात थी कि कम से कम कर्मचारी वर्ग रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने पेंशन स्कीम की व्यवस्था की। अर्थात जब सरकारी सेवाओं से आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपका बेसिक एक सिस्टम है, उसको आधा कर उस पर डीए वगैरह लगाकर वो पेंशन आपको दी जाती थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2004 में इसको ख़त्म कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम लाया। स्कीम है कि कितना पैसा आपको मिलेगा पता नहीं, शेयर मार्केट में पैसे हैं और मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। इसके खिलाफ पिछले 10 वर्षों से एक नेशनल मूवमेंट चल रहा है। एक वीडियो मैंने बनाया था, विजय बंधु साहब का इंटरव्यू किया था, आप काफ़ी लोगों ने आपने देखा, लेकिन ये इंटरव्यू भी आपको देखना चाहिए पूरे आंकड़ों के साथ, और पूरा ये आप स्क्रीन पे देखेंगे भी कि ये पूरा एक अपील जारी की गई है सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे क्या है। 10 वर्षों इस आंदोलन चल रहा है। अब 1 अक्टूबर को दिल्ली में एक विशाल रैली हुई थी, विशाल रैली कह रहा हूँ, विशाल, लाखों की संख्या में लोग उस रैली में आए थे। 5 राज्यों में चुनाव है और ये चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। कई, जैसे वेस्ट बंगाल में कभी लागू नहीं हुआ न्यू पेंशन स्कीम, कई राज्यों में जहां कांग्रेस आई उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, रिस्टोर कर दिया गया, और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। अगर मान लिया, फर्ज कीजिए कि पूरे टोटल 1 करोड़ कर्मचारी हैं या 50 लाख हैं, 50 लाख लोग मिलके, उनके घर में ही अगर 4 लोग होंगे 2 करोड़ लोग होंगे, और ये लोग मिलके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये सरकार बना और बिगाड़ भी सकते हैं। और यही बात नहीं है, ये सिर्फ जो नौकरी में है उनके लिए बात नहीं है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या उनका सोशल लाइफ सिक्योर होगा, रहेगा, ये सारा मसला है। इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं हमारे अम्बेडकर नामा। हमारे साथ इस मूवमेंट के, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के मूवमेंट के एक्टिव सदस्य, ट्रेड यूनियनिस्ट DN सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है पूरे देश में और क्या योजना है, क्या आप सरकारी कर्मचारी लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्या है मसला, इस तमाम मसलों को समझेंगे। इसी बीच राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा एक नोटिस भी इनको दिया गया, आप स्क्रीन पर देखेंगे, कि आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, क्योंकि इसमें एक अपील है कि वोट फॉर OPS। तो ये तो कर्मचारियों का अधिकार है और किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं है। जो भी चाहे सरकार में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे, तो डिमांड है कर्मचारियों को, और अपने डिमांड को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते भी हैं और सरकार पर हल्ला बोलते भी हैं। पूरी चर्चा में आप समझेंगे पूरे डेटा के साथ। DN सिंह साहब हमारे इस चर्चा में मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या आप सरकार से आर पार के मूड में हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। बताएं। एक्चुअली ये पेंशन का आंदोलन चल रहा था, इसकी जो पराकाष्ठा देखी लोगों ने 1 अक्टूबर को जी, 1 अक्टूबर को वहाँ इतना जनसैलाब आ गया कि वो राजनीतिक हलकों में एक बवाल जैसा खड़ा हो गया। उससे लोग, अब चुनाव भी है, उसे लेके जो परेशान है सत्ता, तो तरह तरह की बातें और हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें से नोटिस, जैसे आप देख रहे हैं, नोटिस है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में क्या है कि हमारा पहले से आंदोलन का इसका रणनीति रही है, वोट फॉर OPS। तो वोट फॉर OPS चल रहा है सोशल मीडिया में। अब उसको लेके उन्होंने जो है ये हथकंडा अपनाया है, डराने के लिए। डराना ही है इसे, मतलब ये इलीगल है। ये तो चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया है, और चुनाव आचार संहिता लागू होती है चुनाव में पार्टिसिपेट करने वालों पर, कर्मचारियों पर तो होती नहीं। कर्मचारियों पर तो CCS कंडक्ट रूल्स लागू होता है, और कंडक्ट रूल्स में अपनी डिमांड करना वायलेशन नहीं है। किसी पार्टी का वो एजेंट बनेंगे, किसी पार्टी का वो प्रचार करेंगे, नाम लेके वोट मांगने जाएंगे, तब वो लागू हो सकता है, कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन है। लेकिन अपनी कोई डिमांड करना, अपनी डिमांड के पक्ष में वोट देने की अपील करना, ये तो उल्लंघन है ही नहीं। ये तो ट्रेड यूनियन का मसला है, ये तो आए दिन होता है, रोज होता है। कर्मचारी अपनी मांग करते हैं हमारा वेतन बढ़ाओ, कर्मचारी मांग करते हैं हमारा कैडर रिस्ट्रक्चर करो। हमने दिल्ली में, मैं अध्यक्ष था, तो हमने डिमांड की थी भी हमारा कैडर रिस्ट्रक्चर किया जाए।
5-5 साल में होता, 60 साल से नहीं हुआ था। हमने केजरीवाल का समर्थन किया था इस मुद्दे पर, उन्होंने काम कर देंगे, हमने कहा वोट देंगे। तो ये है, ये जो लेटर है जी, ये शिक्षा अधिकारी ने दिया है राजस्थान में, ये बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से लोकतांत्रिक देश में संभव है। कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसका। चुनावी संहिता का नोटिस दे रहे हैं, चुनावी संहिता लागू होती है जो चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और नोटिस दिया उन्होंने कलर उनको स्टाफ को, जो मतलब चुनाव टीचर है वो, अब कोई भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कर्मचारी हैं। कर्मचारी का चुनाव आचार संहिता तो लागू ही नहीं होती उस पर। उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट रूल लागू होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रूल लागू तब होगा जब वो किसी पार्टी का पदाधिकारी बने, सदस्य बने, उसका प्रचार करे। वो तो डिमांड कर रहा है कि हमें पेंशन दो, ओल्ड पेंशन दे दो। इसमें किसी पार्टी की तो बात है नहीं, पार्टी का कोई सवाल नहीं इसमें भाई। ये बात सबको पता है वैसे ऑफिशियली कि अकेले इस समय देश में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो पेंशन लागू की थी, एनपीएस। एनपीएस की जो है वो पेंशन नीति नहीं है, बेसिकली वो षड्यंत्र है। तो इन्होंने किया, उसके बाद में अब जो उसको रोक रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, दुनिया भरे की बातें, वो भी बीजेपी कर रही है। तो ये सबको पता है, वैसे ही समाज को भी पता है, कर्मचारियों को पता है, राजनीतिक हलकों में पता है, खुद बीजेपी को भी पता है कि वही अकेले हैं जो उसको रोके हुए हैं। बीजेपी को लाने में लेकिन मिडिल क्लास जो ना, सरकारी बाबू लोग, मिडिल क्लास, इनकी बहुत भूमिका थी। अच्छे दिन आएंगे तो ले तो आए अच्छे दिन। एक्चुअल में ये जो है बीजेपी वाले जो लोग हैं सत्ता में इस समय, वो तो कठपुतली सरकार है। अडानी अंबानी का कठपुतली सरकार है। और ये पेंशन नीति जो एनपीएस वाली है, ये कारपोरेट के लिए लाई गई पॉलिसी है। जो सर्विस सेक्टर था हमारा, उसमें से कुछ पैसा निकाल के शेयर पूंजी बनाने के लिए ये नीति लाई हुई है। मतलब मैं कंपलसरी शेयर लेना है आपको। जो कर्मचारी शेयर कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ तो अभी भी लेते हैं। तो जो पेंशन का पैसा है, जो उसके नाम पर 10% काट रहे हैं सैलरी में से, और पहले 10% गवर्नमेंट देती थी, फिर आंदोलन हुए तो उन्होंने 14 कर दिया। तो कुल सैलरी का 24% अमाउंट उनको कैपिटल के रूप में मिल गया, और वो लगा दिया गया ऐसी जगहों पे। अभी तो डूब गया उसमें बहुत सारा पैसा, डूब गया। हाँ, पेंशन का पैसा डूब गया। जो फंड इन्होंने शेयर में लगाए थे वो बहुत सारी कंपनी डूब चुकी हैं। तो पैसा सरकार, उसकी कोई गारंटी है सरकार? नहीं, उसकी कोई गारंटी, शेयर की कोई गारंटी थोड़ी होती है। सरकार लगा रही है ना शेयर में, सरकार लगा रही है शेयर में, उससे कंसेंट तो कर्मचारी से लेते नहीं है। एक बोर्ड बना दिया है, उस बोर्ड के जो अधिकारी है वो सब पॉलिटिकल लोग हैं या भ्रष्ट लोग हैं, ऐसी जगह लगा सकते हैं, उनको कौन रोकेगा? कर्मचारी का तो कोई मतलब नहीं ना। उसमें से कई सौ करोड़ रुपये डूब गया है। अब जब कभी उसकी जांच होगी तो मैं दावे से कहता हूँ इसकी जांच करा लें, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा एनपीएस। कर्मचारी जो इतना सैलरी देखी आप कितनी होगी, उसका 24% पूंजी बाजार में दे दिया कर्मचारियों की बिना मर्जी के, ज़बरदस्ती, मतलब मैंडेटरी शेयर खरीदिए आप। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये 2004 में 1 जनवरी से लागू हुआ जी, तो कुछ ऐसे कर्मचारी या आंकड़े आपको मिले जो 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में आए और अब रिटायर कर गए, क्योंकि 19 साल ही हुआ है अभी। हाँ, 19 साल में ही रिटायर, इसका मतलब उनको नौकरी मिली होगी 42 साल में? नहीं, उसमें कुछ लोग बाद में फौज में से आगे लग जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एज में लग जाते हैं। अच्छा, तो वो लोग रिटायर। वैसे कुछ आंकड़े इकट्ठा किया आपने? आंकड़े थोड़ा बहुत आंकड़े, अब तो बहुत डाटा है। अभी हम जो रामलीला मैदान लिया था तो उसमें हम जब लेने गए अनुमति, वहाँ से अधिकारी के पास ही बैठे थे, तब एक ड्राइवर आ गया। तो ड्राइवर ने बताया था मेरी जो है 75,000 रुपये बेसिक थी, और अब मेरी 1920 रुपये तनख्वाह बनी है पेंशन। तो 1920 रुपये मतलब कोई सेंस है? ओके, 3.5 लाख रुपये उसमें जमा है, लेकिन उसको एक पैसा भी नहीं दिया। अभी कल परसों हम गए थे गांव में। 75,000 बेसिक कैसे बना हुआ ड्राइवर को, अगर 2004 के बाद आया होगा जॉब में? नहीं, वो तो बन गया होगा। अच्छा, बन गया होगा, ड्राइवर का काफ़ी होता है सैलरी। कल परसों हम गए थे गांव, इधर बलैनी है, वहाँ एक टीचर थे, उनका नाम था आलोक चंद यादव था। वो लेक्चरर थे, उनकी तनख्वाह थी 99,000। तो उनका एक पैसा भी नहीं मिला। 22 मार्च में रिटायर हुए हैं। 22 मार्च में? मार्च, हाँ, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल रिटायरमेंट को हो गया, एक पैसा पेंशन नहीं बना अब तक, और ना उनका पैसा मिला है। अब वो प्रोविडेंट कुछ नहीं, प्रोविडेंट फंड तो होता ही नहीं एनपीएस में। अच्छा, नहीं है उसमें? एनपीएस में प्रोविडेंट फंड होता ही नहीं।
प्रोविडेंट फंड नहीं होता इसमें। तो बचा है क्या उसमें फिर? अगर कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं, तनख्वाह लीजिए, घर जाइए, तनख्वाह गिरी लेके अपने घर चले जाओ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर हुए, आप दिल्ली सरकार में थे, तो जरा हमारे दोस्तों को ये बताइए कि जैसे आप जब रिटायर हुए तो उस समय आपकी बेसिक कितनी थी और पेंशन कितने पे फिक्स हुआ और आज कितना मिल रहा है? अभी मेरी जो बेसिक थी 1,02,500 थी जब रिटायर हुआ, ठीक, तो उसका 50% पेंशन हो गई, 51,000 मान लीजिए, 51,000 समथिंग बैठती है। तो 70,000 मोटे तौर पर बैठती है मेरी पेंशन। उसमें कम्युनिटी वाला जो मैंने ग्रेजुटी ले लिया था ना, एडवांस मिल जाता है वो, उसमें कट जाता है 19,000 रुपया। तो अब 48,000 समथिंग मिल जाता है, 19,000 रुपये काट के, जो आपने 40% शेयर दिया था, बेचा था। हाँ, वो 10 साल में रिस्टोर भी हो जाता है। रिस्टोर हो जाएगा। तो ये है। अब हमारे हेल्थ फैसिलिटी भी है। हाँ, कार्ड वगैरह बना होगा। हाँ, सब है, मतलब कैशलेस। तो आप जो है कब रिटायर हुए? मैं हुआ जनवरी 21 में। अच्छा। और फरवरी में मेरी शुरू हो गई थी पेंशन। तो प्रोविडेंट फंड भी मिला, हाँ, पेंशन भी मिला। तो मेरा पैसा तो अलग था, वो मिली। हाँ, वो तो मिल ही गया। 20 लाख रुपए ग्रेजुटी मिली। और 19 लाख समथिंग मेरा कम्यूटेशन हुआ। 13 लाख के आसपास मेरा वो मिला लीव एनकेसमेंट, 300 दिन की सैलरी का पैसा मिलता है ना, 10 महीने, वो मिला। और इंश्योरेंस का पैसा मिला। मोटे तौर पर मुझे 42 लाख 43 लाख रुपए मिला रिटायरमेंट के समय। हाँ, ये उससे अलग है, जीपीएफ से। जीपीएफ मेरा पैसा था, वो तो अलग ही है जी। हाँ, प्रोविडेंट फंड का पैसा अलग, ये आपको ग्रेचुटी वगैरह रिटायरमेंट बेनिफिट में मिलता क्या? ग्रेजुटी मिलती है, वो 20 लाख रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। अगर वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करें तो वो मुझे 24 लाख मिलता, वो भी एक तरीके से गलत है। तो ग्रेजुटी का जो नियम है उसके हिसाब से देना चाहिए। तो प्रोविडेंट फंड जो आपने बचाया और ये जो 42 लाख मिला, वो मिला के करोड़ तो पार कर गया होगा? नहीं, 50 लाख के करीब बैठेगा। अच्छा ठीक है, चलिए 50, अभी आपको 51,000 50,000 रुपए जो है, हाँ 50,000 मिल जाते हैं। एक फर्ज कीजिए आपके कैडर में 2004 में किसी ने नौकरी की न्यू पेंशन स्कीम में, और मान लीजिए कि 2030 में वो रिटायर करता है, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मिलेगा क्या? पुराने वाले पेंशन वाले में कैलकुलेशन थी, हाँ, कि इतना बेसिक है, उसका 50% कर लो, हाँ, प्लस उसमें जो करंट में डीए चल रहा हो मिल जाएगा। एनपीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी को ना उसका बेसिक ज़्यादा है लेकिन तनख्वाह उसकी जो है एनपीएस में पेंशन बनती है उसकी पता चला कि 900 रुपये बन गई। यही समझ में नहीं आ रहा हमारे तो कि उसका कैलकुलेशन का आधार क्या है। कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उसके लाभांश पर है। अगर वो घाटा हो गया उस कंपनी में जिसमें उसके शेयर लगा हुआ है तो घट जाता है वो। तो उतना पैसा तो सरकार एम्प्लॉय को ही दे देगी, अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लेगा 24%। डॉक्टर साहब, अगर वो नौकरी नहीं करता तो 3,000 रुपये तो बंदा पेंशन मिल जाती। हाँ, अगर नौकरी करना तो गुनाह हो गया। मतलब 1,900 रुपये दे रहे हैं पेंशन, बता रहे हैं उसको। अगर वो नौकरी नहीं करता तो 3,000 रुपये तो दिल्ली में मिलती है बंदा पेंशन, यूपी में मिलती है 2,500 मेरे ख्याल, सभी पूरे देश में मिल रही है, पूरी दुनिया में मिलती है। तो दिल्ली या भारत में इस एक्ट के बाद नौकरी करना ऐसा समझो जैसे सजा, हाँ, गुनाह जैसे होता है। और इसमें मैं पहले भी कह रहा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें जितना बड़ा घोटाला है ये, इसकी जांच अभी हो जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज तो बाद में इतनी बड़ी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये। तो इन्होंने पेंशन के नाम पे, एनपीएस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये। इससे बड़ी कोई ठगी भी नहीं हो सकती। जो एनपीएस है इतनी बड़ी ठगी है, इतनी बड़ी कोई ठगी आदमी कर ही नहीं सकता। एक आदमी से पूरे साल तो पूरा जीवन तुमने काम करा लिया। अब आप कह रहे हो कि इसे जो है अगर लाभ नहीं हुआ शेयर में तो जाइए अपने घर। तो आप ये पर्चा निकाले हैं, आप स्क्रीन पे पर्चा देख रहे होंगे। ये मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथियों के नाम विशेष संदेश। तो इसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ही लिए हैं जहाँ पे कि कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम मुझे पता है कि लागू हुआ है थोड़ा इफ एंड बट के साथ। वो थोड़ा राजस्थान में तो कोई इफ एंड बट्स नहीं है, सीधा है। राजस्थान का तो बहुत अच्छा ऑर्डर है और बैक डेट से है। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया उन्होंने, सभी फैसिलिटी कर दिया उन्होंने। तो पेंशन रूल 1972 एज इट इज लागू कर दिया। अच्छा ठीक है, तो बेस्ट है। हिमाचल में भी लागू हो गया है, हिमाचल में भी वही लगभग लागू हुआ है, बढ़िया है। और छत्तीसगढ़ में भी है। ये जो दो हमने निकाले हैं इसलिए निकाले हैं, यहाँ हमारा कैंपेन रहेगा सेव पेंशन, और मध्य प्रदेश में और दूसरे स्टेट्स में रहेगा रेस्टोर पेंशन। इसलिए हमने अपील में लिखा है कि
इसको अब सेव करना भी जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि सरकार रिपीट हुआ फिर विड्रॉ कर उससे हमारा एजेंडा और जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा कमजोर होगा। हाँ। अगर हमने किसी सरकार को, किसी पार्टी को जिताया या किसी ने हमें दिया कुछ, तो हमें उसका धन्यवाद देने का तो बनता है। इसलिए हम वहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने दिया उसको साथ दीजिए। अब वहाँ के कर्मचारी ये कैंपेन चला रहे हैं फ़ोन करके और सोशल मीडिया में, तो उनको धमकाया जा रहा है इनडायरेक्टली। जो ओपीएस लाए हैं हम उनको लाएंगे, अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने मुद्दे पर वोट करें, एनपीएस निजीकरण पर चोट करें। बिल्कुल, ये तो एनपीएस और निजीकरण एक ही सिक्का के दो पहलू, एक ही बात है। ये सर्विस सेक्टर का निजीकरण है एनपीएस, और ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ठगी है, लोगों के साथ धोखा है, छल है। ये यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है इसका वो ध्वस्त कर देगा। ये तो लैटरल एंट्री से तो एक तरह ध्वस्त हुआ ही ना, जुड़ा हुआ है उससे, ये जुड़ा हुआ है। क्लास 3 क्लास 4 तो प्राइवेटाइज कर ही दिया। ग्रुप डी इन्होंने पहले खत्म कर दिया था, पे कमीशन से खत्म करा दिया जी। ग्रुप सी उसके बाद खत्म करा दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ले लिया। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ में भी 2 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट सीधे भर्ती कर लेती है, एक ठेकेदार के थ्रू है। तो ये आपके एजेंडा पे नहीं है? हमारे एजेंडा में है, अब है। अच्छा, ये एजेंडा है ना, निजीकरण है ना। हाँ, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ ये भी जोड़ने वाले हैं इसको सीधा सीधा। ये तो एजेंडा, क्योंकि 3 और 4 एम्प्लॉय है, उनकी संख्या ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अफसर कम होते हैं लेकिन ये ज्यादा होते हैं। उसमें एक्चुअली ये हुआ कि लोगों ने पहले इसका ध्यान नहीं दिया कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। सफाई कर्मचारी जो हिंदुस्तान का है वो सब अभी जो ठेके पे काम कर रहा है, सब टोटल पूरा भारत में। किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराते हैं, पैसे कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और जब ठेका बदल जाता है फिर उनसे पैसे लेते, रिश्वत। पूरे में तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही था, तो गुरु नानक में था मैं, तब मैंने देखा, अकेला मेरा ही ऑफिस था जहाँ वो दोबारा से लग गए, और जाके पता करें। तो ये है स्थिति। तो अब वो ग्रुप डी को भी सर्वाइव कराना जरूरी है। उसकी जगह फिर सी ग्रुप कर दिया इन्होंने, फिर इन्होंने डॉक्टर रख लिए ठेके पे, नर्सें रख ली इन्होंने ठेके पे। तो सरकार भी ठेके पे ही है। अब ये जो लिटल एंट्री वाला, ये भी तो ऐसे ही ठेके पे ही तो है, वो किसी और का नौकर है, लगा दिया सरकारी पद पे। जो आए हैं इंडस्ट्री में विश्वास वो करके महारत हासिल, वो महारत कुछ हासिल नहीं कर रखी उन्होंने, वो कोई ऐसे एक्सपर्ट थोड़े हैं। बस वो जिनको काम कराना कॉर्पोरेट के, उनके विश्वास हैं, ताकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में लगा दिए हैं। डीएन साहब एक और बताइए जी, जो संविधान जब बना, भारत आज़ाद हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम ऐसे लोग थे, बड़े स्टालवर्ट लोग तो थे। उन्होंने पूरी अवधारणा डेवलप की लोक कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार अब जो है अपने उस एजेंडे से डिपार्चर कर रही है, सीधे कैपिटलिस्ट स्टेट ला रही है, यही बात है? और उसमें सरकारी बाबुओं का भी निजीकरण कर रही है? नहीं, एक तो एक्चुअली बात यहीं तक नहीं है। जो संविधान हमारा लागू हुआ, जो बना संविधान सभा में जो लोग शामिल थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, LLM थे। अम्बेडकर साहब के पास तो डिग्रियाँ इतनी बहुत थी कि देखने को इतिहास में नहीं मिलती। बहुत सारी डिग्रियाँ थी, और सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने संविधान बनाया। उसमें गांव का भी है और ज़मीनों का भी, आदिवासियों का भी है, स्पेशल उनको सुरक्षा दिया हुआ है। उन्हीं ने पेंशन भी दिया था। तो उनकी जो नियत पर शक किया जाए, अगर जैसे अभी पीछे इन्होंने बीजेपी वालों ने कहा था कि संविधान को दोबारा से लिखने की ज़रूरत है, अरे भाई उसमें संशोधन का प्रावधान दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब संशोधन हो भी चुके हैं, कितने सारे संशोधन हो गए उसमें। तो संशोधन तो उसमें हो सकता है। ये जो बात है कहना कि इसको संविधान ही दोबारा लिख दिया जाए, ये बेसिकली वो लोग हैं जो ये समान नागरिक अधिकार का स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, ये बेसिकली मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ठेठ में कहिए सीधा। एक्चुअल में मनुस्मृति क्या मतलब, ये समझो इंसान को इंसान के बराबर मानने वाला जो नेचुरल सिद्धांत है, ये सब कुदरत की देन है, उसको मानते ही नहीं। मतलब ऐसे लोग हैं ये, तो सरकारी बाबू लोगों ने अपना कुल्हाड़ी लेके अपने पाँव काट लिए, वो उसमें बेवकूफत कर लिए हैं। एक्चुअल में आपके हाथ में पर्चा है, क्या है इसमें? ये हमने वो चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे कैसे जाकर लोगों को कंपेन करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके अपना नागरिकता एक्चुअली जागरण कर रहे हैं हम, नागरिक जागरण अभियान। ओल्ड पेंशन स्कीम और के लिए और निजीकरण के खिलाफ जो है ना एक जागरूकता अभियान चल रहा है। तो अभी कहीं कार्यक्रम है आपका इस चुनाव के दौरान? हाँ, बिल्कुल, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जाएंगे
मैं तो वहाँ जा ही रहा हूँ चुनाव में, और हम किसान संगठन का भी मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किसान विभिन्न मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी जी जी। 6 तारीख को हमने मीटिंग रखी हुई है। कहाँ पे? दिल्ली में ही है। अच्छा। तो उसमें 24 संगठन बड़े काम शामिल होंगे, और जो जो नीतियाँ इनकी किसानों के खिलाफ हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों से कहेंगे इनको वोट मत दीजिए। तो कहाँ पे मीटिंग है बोलिए, तो हम आके वहाँ पे आप लोग से बातचीत भी नहीं, करें। हम आपको पूरी लिस्ट भेज देंगे। अभी हमारा जो एजेंडा पास हो जाए उसमें हमारा ये है, एक तो पुलवामा की हम डिमांड करेंगे, इंक्वायरी हो, देश का मसला है। अब जो हमारे जो मलिक साहब भी आ रहे हैं आपके मीटिंग में? मलिक साहब को बुलाएंगे हम जरूर, और अभी उनका मुझे पता नहीं है कंसर्न मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इस बात पे कर ही रहे हैं। और फिर पुलवामा को मलिक साहब तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा पूरा देश का हर एक आदमी कह रहा है भाई। अभी हमारे बच्चे हैं ये सेना में, किसानों के जो बच्चे हैं, और क्या, और सेना में भी हैं, सुरक्षा बलों में भी हमारे बच्चे हैं। अब तो उनका अब देखिए आप क्या असर है, उनकी जांच क्यों नहीं हुई है, ताज्जुब की बात नहीं है। अब तो अग्निवीर ला दिया, अब तो शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहा है। अग्निवीर जो है अब उसका भी देख लिया लोगों ने कि वो बॉर्डर पे लड़का मरा, अमृतपाल, अकेला लड़का, अपने माँ बाप का 19 साल का लड़का था। उसकी डेड बॉडी जब आई तो उसको ऐसे ही पैक करके भेज दिया जैसे कोई बात ही ना हो। मतलब ये कितना अपमानजनक है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कि उसको सेना का सम्मान भी नहीं दिया। तो ठेके पे सेना है तो प्राइवेट एम्बुलेंस में ले आए, और गांव के लोगों को जब गुस्सा आया, उन्होंने एसएसपी से बात की, तब उसको वहाँ की पुलिस ने, लोकल पुलिस ने उसको सलामी दी। तो अभी इसकी बहुत गाँव में चर्चा है भारी, और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, निजीकरण और ओल्ड पेंशन स्कीम एक ही बात है बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव है, अब राजस्थान छत्तीसगढ़ में एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, जैसे आपको मध्य प्रदेश में है सरकार, तो वहां पे ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए। वहाँ बहुत मैसेज कर रहे हैं हम, डोर टू डोर जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा आदमी नहीं बचेगा जिससे हम ये ना बताएं कि पेंशन क्या है। और तेलंगाना में भी चुनाव हो रहा है। पूरे देश में हमारा संगठन है। 23 लाख मेंबर हैं हमारे। 23 लाख मेंबर हैं हमारे एनओपीएस के। मैं इसका दिल्ली का संरक्षक हूँ। वो तो 10-10 रुपए भी दे देंगे तो आपके पास संसाधन हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। संसाधनों के हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास बड़ा एफ्लुएंट मनी है, लेकिन हमारा कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लोग राजनीतिक पार्टी है ना, वो तो उनको पैसा देना पड़ता है, शराब देना पड़ता है, हमारा तो नेचुरल आता है, ऐसी गाड़ियाँ देनी पड़ती हैं। हमारे लोग आए, अभी 1 तारीख था ना, देखा तो लोग आए, और आगे आपने देखा होगा, पिक्चरें देखी होंगी, लोगों वहाँ नीचे पानी भरा हुआ था रामलीला मैदान में कुछ हिस्से में, हमने ठीक भी करा दिया, फिर तुड़वा दिया। तो पानी भी भरा था, वहाँ भी लोग खड़े थे, बाहर भी थे। मतलब इसको राष्ट्रीय आंदोलन आप बना चुके हैं? नहीं, उसमें कोई शक ही नहीं है, पूरा राष्ट्रीय ही है। इतनी बड़ी रैली तो कभी हुई नहीं। अच्छा, 5 राज्यसभा का चुनाव हो जाने के बाद और लोकसभा चुनाव आने तक, आचार संहिता लागू होने तक, अगर केंद्र सरकार रिस्टोर कर देती है ओल्ड पेंशन स्कीम, आपकी इसकी संभावना आपको दिखती है? देखिए, ऐसा है, ये कुछ भी कह सकते हैं। अभी इन्होंने कमेटी बनाई है, एक इन्होंने संगठन भी बनाए हैं जो नकली संगठन है, तो संशोधन करेंगे। किसने बनाया है? अभी मैं इसको नाम क्या लूँ, किसी का भी क्या लूँ, लेकिन जो लोगों को एनपीएस बचाना है या रखना किसी भी तरीके से, ये कारपोरेट की स्कीम है बेसिकली। तो जो कारपोरेट सेवक है, मैं तो मोदी जी को भी कहता हूँ, ये कठपुतली है अडानी जी की, जांच करा। एनपीएस कारपोरेट के लिए लाई गई है, ये कारपोरेट के लिए ही लाई गई स्कीम है, ये पेंशन स्कीम है ही नहीं। ये सुरक्षा का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब सुरक्षा आपकी और उसके मुनाफे में निर्भर है। ये कौन सी सुरक्षा हुई? मान लिया उसको घाटा हो गया। नहीं, अगर मोदी जी अगर रेस्टोर कर दें ओल्ड पेंशन स्कीम। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर कैसे करेंगे जी? अभी तो उन्होंने संसद में कहा कि हमने लागू नहीं करेंगे, उधर कहा यूपी में विधानसभा में कहा कि हमें रेस्टोर नहीं करेंगे, हमारे कोई विचार ही नहीं चल रहा है। तो आप तो इसका मतलब सीधा मोदी जी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए हमें, एनपीएस को लाया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, बीजेपी सरकार थी। और अभी उसको जो बढ़िया बता रहा है कौन है? बीजेपी सरकार। लाया कौन उसको? ओपीएस कौन बहाल किया? कांग्रेस सरकार। तो अब कैसे हम कहें कि मतलब, लेकिन ये एजेंडा बना के रखना है वो ओल्ड पेंशन नहीं, वो तो हम इसलिए करना है कि हम राजनीतिक लोग हैं नहीं, हम तो सोशल संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है। तो हमारा उनका राजनीतिक उससे मतलब नहीं है। जी। हमारा मतलब है कि ओपीएस के लिए समर्थन में वोट दो,
जैसे मान लिया हमारी डिमांड अभी ये भी जुड़ने वाली है कि 25 लाख कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं पूरे देश में। हमारी डिमांड हम जोड़ेंगे अभी किसानों वाले एजेंडा में कि उनको भरिए। और जो 3 और 4 का निजीकरण हो उसको रुकिए, उसको नहीं, रिस्टोर उसको तो दोबारा से भर्ती करिए आप। ये कोई ठेकेदारी नहीं। अच्छा, ये जो शो कॉज नोटिस मिला है इसका जवाब दे दिया गया है? जवाब इसका हमने वकीलों से बात की है, जो मैं आपको बता रहा था, वकील ने हमें सीनियर वकील ने बताया कि ये चुनाव आचार संहिता तो चुनाव लड़ने वालों पर लागू होती है, पॉलिटिकल क्लास पे लागू होता है। जो भी चुनाव लड़ेगा उस पर आचार संहिता लागू होगी कि वो ऐसे नहीं करे, वैसे नहीं करे, गंदा आरोप नहीं लगाए, ये नहीं करे, वो नहीं करे। अगर मान लिया कोई डिमांड करेगा कि भाई हमारा वेतन आयोग, जैसे मान लिया अभी इन्होंने वेतन आयोग को बंद कर रखा है, अब ये कह रहे हैं अब और जरूरत नहीं है, हमारी डिमांड में जुड़ने ही वाला है, वेतन आयोग बनाइए अगला। पे कमीशन संविधान में लिखा हुआ जी कि हर 10-10 साल में सैलरी रिव्यू होंगी, वो उसे करने के लिए पे कमीशन करेगा। ये कह रहे हैं पे कमीशन की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली ये चाहते ये हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है हमारे देश का, जुडिशल सेटअप है, इस सब के ऊपर कारपोरेट की मशीनरी बन जाए। तो वो संविधान से चल नहीं सकती, उसे कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। इसलिए कभी कहते हैं संविधान बदल दो, कभी कहते हैं ये कर दो, कभी कहते हैं वो कर दो। बेसिकली ये कारपोरेट की प्राइवेट कंपनी की तरह ये कर रहे हैं और सरकार को भी चाहते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, इससे आम जनता में इम्पैक्ट आ रहा है? निश्चित ही। अब आप देखें नहीं कि लोग यूँ कह रहे हैं, हमें बहुत सारे नेता मिले जो पुराने बीजेपी के भी मिले, कांग्रेस के भी मिले और पार्टियों के भी मिले। अब कई लोगों से फोन आते रहता है, हम भी संपर्क तो है हमारे। वो कह रहे साहब ऐसी रैली तो कभी देखी ही नहीं, तो अब बिना पैसे के किसी को एक बतासा भी हमने नहीं खिलाया। एक पानी की व्यवस्था की थी लेकिन हमसे पर्याप्त नहीं हो पाई, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सर्वाइवल का सवाल। एक कर्मचारी को 80-80 लाख का नुकसान कम से कम है। अगर मान लिया कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो एनपीएस अगर रहेगी तो मर ही जाएगा। पहली बात तो भूखा ही मरेगा, रोटी तो बच्चे लोग पेंशन वालों को भी नहीं दे रहे, तो इनको तो कोई देगा ही नहीं। और इतने सारे लोगों को भीख कौन देगा? भीख देने वाला भी मध्यम वर्ग है। भीख देने वाला मध्यम वर्ग है, उसी के पास नहीं रहेगा तो देगा कौन? उसी के पास रहेगा नहीं। अब जैसे मान लिया मैं हूँ, मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मेरा कुक है जो गांव में मेरे रसोई में खाना वाना बनाता है, गांव में भी जाता हूँ, मेरा संगठन है वहाँ। एक मेरा जो है स्टेनो है, दोनों को, एक को 12,000 तनख्वाह है, एक को 10,000 तनख्वाह है, खाना पीना रहना है, और गाड़ी का तेल भी फूकता हूँ। ये भी तेल सरकार का एक बाजार बन ही रहा है, कपड़े भी पहनता हूँ, तो मैं इसकी अर्थव्यवस्था को रन करा रहा हूँ ना। अगर मेरे पास कुछ खरीदने की क्षमता ही नहीं बचेगी, समाज में जीरो हो जाए, तो आपका प्रोडक्शन का होगा क्या? एकदम सारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। डीएन साहब एक बार बताइए, आप सरकार लंबा आपने नौकरी किया है जी, और एक खास तौर से मैं जैसे एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूँ जी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पहले, बाद में ओबीसी, ये लोग पहले या दूसरे जनरेशन नौकरी में होंगे। मुश्किल से कोई एक आध फैमिली होगा जो तीसरा जनरेशन होगा, नहीं तो दूसरा जनरेशन ही है अभी नौकरी में। जैसे मेरे फादर सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे, तो वहाँ से हम लोग पढ़े, तो हम लोग दूसरा जनरेशन। तो 1-2 जनरेशन में तो कोई संपत्ति बनता नहीं, ना जमीन है, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है। तो ओबीसी कम्युनिटी में थोड़ा सा ज़मीन वगैरह है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि न्यू पेंशन स्कीम एक योजना थी कि सबसे पहले इनके जो SC ST OBC के जो थोड़ा पेट वेट निकल रहे हैं, थोड़ा समृद्ध हो रहे हैं, उनको पहले ज़्यादा तोड़ा जाए? नहीं, मतलब इसमें जो है ना, एक तो ये है कि जो SC ST या कोई जाति वाती है, ये सब आर्टिफिशियल तो है, नेचुरली तो कोई जाति होती नहीं। लेकिन है प्रैक्टिस में, तो है प्रैक्टिस में। तो इसको क्या करना है इन्हें, जो हमारा शेड्यूल कास्ट लॉबी है, पूरी की पूरी क्लास, वो एक तो भूमिहीन है, भूमिहीन है, और वो रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट के सर्विस में तो लगता है उनका कंडक्ट रूल, फिर वो रिटायरमेंट के बाद में ना जय भीम करते घूमते, डंडा लेके जाते गाँव, तो उनको साइलेंट करना है। हमारे जैसे लोग, जैसे मैं किसान हूँ, मध्यम वर्गीय है, हम भी को बहुत बड़े, कोई ये थोड़ा कि हमारे कोई राजा के बच्चे, हम भी छोटे से किसान हैं, मध्यम वर्गीय। हमारे किसान पिताजी खेती करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ जाके। हमारे को भी इनको आवाज़ को रोकना है। अभी जैसे मान लिया मेरे पास पैसे हैं और मिल जाती पेंशन, हम घूम रहे हैं, वो तो सबकी आवाज़ रोक रहे हैं, राहुल गांधी की आवाज़ भी रोक रहे हैं, वो बात नहीं, बंद कर दिए थे, वो बात नहीं, मैं बात दूसरी, राहुल गांधी एक है, नहीं मैं बात दूसरी कह रहा हूँ जी। बताइए कि जैसे आपके पास तो ज़मीन है, तो आप खेती करके भी आजीविका चला लेंगे,
लेकिन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो पहला जनरेशन नौकरी में आया है, मान लिया 2004 में नौकरी में आया, तो रिटायरमेंट के बाद तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा मार तो उसी में पड़नी है। नहीं, उसमें तो मार के लिए इन्होंने बहुत सारे हथियार बना दिए। एक इन्होंने 56 जे बना रखा है। अच्छा। उसमें जो नौकरी लोग कर रहे हैं, जिनके घर में कोई ज़मीन नहीं कुछ नहीं, उनको बुला बुला के अधिकारी हड़काते रहते हैं। 56 जे सुना आपने? अच्छा। अब कंपल्सरी रिटायरमेंट कर देंगे आपका, तो घर भी दिया वसूल होगा, तो ये इन्हीं की सरकार में शुरू हो जाएगा। वो एक्ट पहले से बना हुआ है, लेकिन उनका दुरुपयोग अभी शुरू हुआ। तो वो भी एजेंडा पे है आपके? हमारे पास तो हर जुल्म एजेंडा पे है, जो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है हमारे एजेंडा में है, और हम उसके लिए लड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, डीएन साहब थे और ये पूरा इनसे डॉक्यूमेंट लेता हूँ, कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरी समझ ये है कि अगर न्यू पेंशन स्कीम की मार, सबसे भयानक जो मार पड़ेगी वो पड़ेगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के ऊपर पड़ेगी। सबसे ज़्यादा पड़ेगी ट्राइब पे और दलित पे, फिर ओबीसी पे, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है। बाकी लोग के पास 3-4 जनरेशन का रिसोर्सेज है, उनके पास ज़मीन भी है, व्यवसाय भी है, कोई ना कोई घर में व्यवसाय करता है, ज़मीन भी है, वो सर्वाइवल तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो गंभीरता से खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को सुनवाइए कि आखिर एनपीएस का हटना क्यों ज़रूरी है और ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना क्यों ज़रूरी है। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, रिटायर होऊंगा तो मुझे ठीक ठाक पेंशन मिलेगी, मैं बुढ़ापे में अपनी दाल रोटी खा सकता हूँ, किसी पे आश्रित रहने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सोचिए, मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, डीएन साहब उसमें रिटायर हो चुके हैं, हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। तो जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं और चाहे कमिंग जनरेशन है, जिनको नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नौकरी में जाना है, उन सब लोग को जो है एकजुटता से इसको मुद्दा बनाना चाहिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।